हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 फरवरी 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चले उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर कुछ भी हेल्प होती है, कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। हालांकि यहाँ पर फ्रंट पेज पर ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ये इमेज जो है वो कल जो मैच हुआ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, अभी एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया ने वेरी कंफर्टेबली पाकिस्तान को यहाँ पर कल बीट किया है। ठीक है, तो उसका यहाँ पर ये इमेज है। बाकी ऐसा यहाँ पर और कुछ खास नहीं है। मैं सीधे आपको आगे ले चलता हूँ। मैं आपको आइडियाज़ पेज का एक आर्टिकल शेयर करूँगा, ये वाला। ठीक है, एस वाई कुरैशी साहब का आर्टिकल है। एस वाई कुरैशी जो है वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और ये बेसिकली बात कर रहे हैं इस बारे में कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है और जिस एक्ट के तहत किया गया है उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी वही कहना है जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है, जो विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसमें जो 3 मेंबर्स की एक सिलेक्शन कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैं और एक लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष हैं, वो हैं। तो इससे सरकार का पक्ष जो है वो उसमें उस कमेटी में हैवी है, भारी है ना। तो मतलब कमेटी जो है वो वही फैसला लेगी जो सरकार का फैसला है ना, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री हैं और इस बार जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और विवेक जोशी को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो उसमें जो दूसरे कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं वो थे कौन? गृह मंत्री अमित शाह, है ना। तो अब वो जिसको चाहेंगे वही बनाएंगे, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का तो कोई ऐसा सच रोल है ही नहीं। तो उसी के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं और इन्होंने कुछ और देशों में किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया है और ये वही कह रहे हैं कि इस तरीके का एक सिस्टम हो, है ना, बाई पार्टीजन सिस्टम हो। बाई पार्टीजन मतलब कि जो पार्टीज़ हैं उनका इसमें रोल हो। बाई पार्टीजन मतलब जैसे अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का उसमें रोल है, जो रूलिंग पार्टी है उसका, विपक्ष का ऐसा कोई रोल है नहीं, है ना। और दूसरी बात इन्होंने ये भी की है कि जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसमें सीजीआई को उस कमेटी में रखा था, लेकिन सरकार ने एक लॉ पास करा के, एक एक्ट पास करा के सीजीआई को उस कमेटी से हटा दिया और उसकी जगह एक कैबिनेट रैंक के मंत्री को शामिल कर लिया। तो वही सब बातें ये इस आर्टिकल में कर रहे हैं। आसान आर्टिकल है समझने के लिए, आप जस्ट इसको 5-7 मिनट में पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हम लोग एक्सप्लेन पेज पर आज 2 आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, एक ये बात करेंगे कि हाउ HIV सेल्फ टेस्टिंग कैन बिकम अ गेम चेंजर फॉर मिज़ोरम। ठीक है, कि HIV की सेल्फ टेस्टिंग कैसे मिज़ोरम के लिए गेम चेंजर बन सकती है, इस बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे मेल्टिंग ग्लेशियर्स कॉज्ड 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज दिस सेंचुरी, यानी कि इस सेंचुरी में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनकी वजह से जो सी लेवल है वो 2 सेंटीमीटर राइज किया है, तो उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये। तो ये 2 आर्टिकल हैं और एक आर्टिकल आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने कहा था आपसे कि एक आर्टिकल है जो हमें कवर करना है, वो छूटा हुआ आर्टिकल है बट वो कवर करना है, तो उसको भी हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, वो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही आर्टिकल है। इंडिया ने अपना जो पोजीशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स जो हैं वो आज के इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी मैं आपको वो एस वाई कुरैशी साहब वाला जो आर्टिकल है उसको शेयर करूंगा, तो उसको भी आप लोग एक बार पढ़िएगा। चलिए तो ये करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ HIV सेल्फ टेस्टिंग कैन बिकम अ गेम चेंजर फॉर मिजोरम। देखिए, यहाँ पर एक स्टडी की गई है बाय द पुणे बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, पुणे स्थित जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वीरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च है, जिसको फॉर्मर ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो नारी था, बट अब दैट इज NITVAR। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वीरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च। और इनके साथ मिजोरम यूनिवर्सिटी ने जो मिलकर एक स्टडी की है, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि हाउ HIV सेल्फ टेस्टिंग हैज़ हेल्प्ड मैनी यंग पीपल इन मिजोरम गेट टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जो ये HIV की सेल्फ टेस्टिंग है, इससे कैसे मिजोरम के कुछ जो यंग लोग हैं, ठीक है, जो युवा हैं, उनको पहली बार टेस्ट करने में कैसे मदद मिली है। और मिजोरम के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट HIV प्रिवेलेंस इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में कोई भी ऐसा राज्य जहाँ पर HIV सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ इन मिजोरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब HIV और या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये होता क्या है? ये बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये उसको अटैक करता है। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये फिर HIV जो है इट कैन लीड टू एड्स, इससे एड्स भी हो सकता है। और एड्स जो है वो एक बहुत ही घातक और डेडली डिजीज़ है। हालांकि आज के समय में जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आई हैं, उसकी वजह से जिन लोगों में HIV होता भी है तो वो लोग भी लंबे समय तक और हेल्दी लाइफ्स जी सकते हैं। अब ये वायरस का जो ट्रांसमिशन है, ये वायरस ट्रांसमिट होता है वाया कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ऐसे बॉडी फ्लूइड्स जो इन्फेक्टेड है उनसे अगर आप संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी फैलती है। ऑफन थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी बीमारी फैलती है, और जो कंटेमिनेटेड नीडल्स होती हैं उसके थ्रू भी बीमारी फैलती है। ये काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि कॉमन वजह है और इनके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जैसे किसी हॉस्पिटल में या किसी बीमारी के लिए आप इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो नीडल का इस्तेमाल हो रहा है सिरिंज में, वो न्यू हो, नई हो, है ना, यूज्ड नीडल ना हो। एक चीज़ और भी कही जाती है कि जैसे आप कभी बार्बर शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, नाई की दुकान में जा रहे हैं, अपने हेयर ड्रेसिंग कराने जा रहे हैं या शेविंग वगैरह कराने जा रहे हैं, मतलब मेल्स वगैरह के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर जो ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो बार्बर की शॉप में जो ब्लेड का यूज़ हो रहा है, वो ब्लेड जो है यूज्ड ब्लेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वही इशू है अदरवाइज़, क्योंकि इस तरीके के बॉडी फ्लूइड्स अगर, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो दूसरा व्यक्ति है वेदर ही इज़ इन्फेक्टेड और नॉट, ठीक है, तो अगर वो इन्फेक्टेड होता है और अगर वही सेम निडल या वही सेम ब्लेड का इस्तेमाल आपके ऊपर किया जाता है तो देन इट कैन बी एन इशू फॉर यू, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब HIV का जो बर्डन है मिज़ोरम में अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड हमारे देश में कुल मिला के लगभग 25.5 के आसपास, 25.5 लाख के आसपास लोग जो हैं वो HIV के साथ जीते हैं। और सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो उनमें से मिज़ोरम जो है इट हैज़ द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ HIV इन द एडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन में HIV सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है दैट इज़ इन मिज़ोरम। एक बेसिकली पब्लिकेशन है ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम दैट इज़ संकलक, उसमें यह कहा गया है कि 27.3% ऑफ ऑल एडल्ट्स इन द स्टेट आर इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है, यानी कि पूरे राज्य की जितनी आबादी है, जितनी वयस्क आबादी है या एडल्ट्स की जो पॉपुलेशन है, उसमें से 2.73%, ठीक है, 27 नहीं, 2.73% जो है दैट इज़ इन्फेक्टेड विद HIV। और ये नेशनल एवरेज का 13 टाइम्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के HIV सेंटिनल सर्विलांस टेक्निकल ब्रीफ 2016 के अनुसार 19.8% ऑफ इंडिविजुअल्स इन मिजोरम हु इंजेक्ट ड्रग्स वर इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है, 19.8% या 20% के आसपास कह सकते हैं ऐसे लोग जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स ली जाती हैं, उनमें HIV पाया गया है। एज वर 24.7% ऑफ फीमेल सेक्स वर्कर्स, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनमें से भी लगभग आप कह सकते हैं 1/4, है ना, 25% जो हैं उनमें भी HIV है। तो ये भी हाईएस्ट रेट है इंडिया में। अब द स्टडी एंड HIV सेल्फ टेस्टिंग की अब बात करें तो मिजोरम विटनेस्ड एन अपटिक
मिजोरम में किस चीज़ में बढ़ोतरी आई है, इन दी एनुअल HIV इन्फेक्शंस। ठीक है, 2017-18 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एनुअल HIV इन्फेक्शंस है, जो नए HIV इन्फेक्शंस हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद से ये पुणे बेस्ड ICMR NIT VAR ने एक फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान किया एंड रैपिड सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट्स एमिंग टू ड्रॉ अपॉन कम्युनिटी वॉइसेस। ठीक है, ताकि इस बारे में मतलब पता लग सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं, और इसमें फिर कम्युनिटी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी आवाज़ों को शामिल करने की बात की गई। और ये जो लेटेस्ट असेसमेंट या स्टडी की गई है वो इस तरीके का ही असेसमेंट है। इसका एम ये था was to investigate the potential of HIV self-test to reach individuals who otherwise might not access testing और antiretroviral therapy। तो यहाँ पर जो एम था इन्वेस्टिगेशन का वो ये था कि HIV सेल्फ टेस्ट का पोटेंशियल जांचना। ठीक है, कि जो सेल्फ टेस्टिंग है वो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है और वो इंडिविजुअल्स तक पहुँचे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी तो हो सकता है कि कुछ लोग कभी अपना टेस्ट कराएं ही नहीं, है ना। टेस्ट नहीं कराएंगे, डायग्नोस ही नहीं होगा कि उनको क्या बीमारी है, तो वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी नहीं लेंगे। तो इसीलिए अब HIV सेल्फ टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स अपना खुद का ब्लड और सलाइवा, ठीक है, उसके स्पेसिमेंस लेते हैं और देमसेल्व्स इंटरप्रेट द रिजल्ट यूजिंग अ टेस्ट किट, और वो टेस्ट किट के थ्रू खुद के जो रिजल्ट्स हैं वो खुद ही इंटरप्रेट करते हैं। इस तरीके की जो सेल्फ टेस्टिंग है ये लगभग 41 देशों में 41 कंट्रीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया है जब से WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए थे। हालांकि इंडिया में अभी तक इसको लेकर कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए। इसीलिए बियॉन्ड मेकिंग अवेलेबल सेल्फ टेस्ट किट्स द स्टडी लुक्ड एट हाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ टेस्टिंग प्रोग्राम कुड बी डन। ठीक है, तो एक तो मतलब टास्क ये है कि सेल्फ टेस्ट किट्स प्रोवाइड करनी है, दूसरी चीज़ ये है कि कैसे उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्वालिटेटिव इन डेप्थ इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड विद HIV प्रोग्राम ऑफिशियल्स। ठीक है, HIV प्रोग्राम के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत की गई, रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, की पॉपुलेशन ग्रुप्स, इन सब के साथ जो है वो बातचीत की गई। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर की गई दैट गाइडेड द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड डिलीवरी ऑफ HIV सेल्फ टेस्ट किट्स। तो उसके बाद यहाँ से इनको बातचीत करके इन लोगों से जो भी जानकारी मिली उसके बाद इन्होंने, है ना, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किया, कम्युनिटी को इंगेज किया और फिर सेल्फ टेस्ट किट्स जो हैं वो डिलीवर करी हैं। स्पेसिफिकली जो लिंकेजेस हैं दे वर एस्टैब्लिश्ड विद द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकेजेस एस्टैब्लिश किए गए। जो चर्च बेस्ड यूथ एसोसिएशंस हैं उनके साथ, कॉलेज फेस्टिवल्स के थ्रू, या फिर जो स्ट्रीट कॉर्नर्स में आउटरीच साइट्स होती हैं, फार्मेसीज, कम्युनिटी इवेंट्स, उन सब के थ्रू जो है वो लिंकेजेस एस्टैब्लिश करके ये HIV सेल्फ टेस्ट किट्स जो हैं वो डिलीवर की गई हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्टर्स की बात की गई है, तो स्टडी यहाँ पर रिपोर्ट ये करती है कि लगभग 2100 यूथ्स इन आइजोल केम फॉरवर्ड टू टेक HIV टेस्ट इन द 6 months व्हेन स्ट्रेटेजाइज HIV सेल्फ टेस्टिंग वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जब ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया सेल्फ टेस्टिंग को, तो उसके 6 महीने में लगभग 2100 युवा जो हैं वो आगे आए टेस्ट करने के लिए, और इनमें से लगभग 1772, ठीक है, लगभग अराउंड 84% के आसपास जो है वो फर्स्ट टाइम टेस्टर्स थे जो पहली बार टेस्ट कर रहे थे। और हाई प्रपोर्शन ऑफ यूथ्स एज्ड 18 to 24 ईयर्स हु टेस्टेड पॉजिटिव इन द सेल्फ टेस्ट वेंट ऑन टू टेक द कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड वर लिंक्ड विद ART। तो लगभग 85% जिनमें टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, है ना, उन्होंने फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट लिया और उसके बाद फिर उनको ART जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उसके साथ लिंक कर दिया गया, सो दैट कि वो, है ना, रेट्रोवायरस के एंटी उनमें जो है वो थेरेपी उनको दी जाए। लेकिन वही चीज़ है कि क्योंकि पहली बार में होता क्या है ना, जनरली HIV वगैरह का टेस्ट जनरली आदमी किसी हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पर करवाने से डरता है। डरता इन द सेंस इसलिए है क्योंकि हमारा जो, आप कह सकते हैं, जो सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा मतलब है, आप कह सकते हैं ना, कि जिसको आप कहते हैं कि रूढ़िवादी सोच है कि अगर आप अस्पताल में किसी चीज़ का टेस्ट कराने जा रहे हैं, किसी नॉर्मल चीज़ का है तो वो अलग बात है, बट HIV का टेस्ट अगर आप कराने जा रहे हैं और वहाँ पर अगर पता लग गया कि द पर्सन इज HIV पॉजिटिव, तो एक शर्म या एक घृणा की सी भावना आपके मन में आ जाती है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। तो वो जो एक सोशल स्टिग्मा है उसको ये चीज़ दूर करती है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में आप खुद से सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ वाकई में आपको ये बीमारी है,
ठीक है, तो आप फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करा सकते हैं और उसके बाद फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल था, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, जो बात कर रहा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स कॉस्ट 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज दिस सेंचुरी, और इसका लाइकली जो इम्पैक्ट है वो क्या है। देखो, इस सेंचुरी में ही जो ग्लेशियर्स हैं उनमें से जो बर्फ़ पिघली है उसकी वजह से लगभग 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज किया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वाइल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट दिस कैन हैव डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेज, हालांकि देखने में मतलब ये लग सकता है, अब आपको भी लगेगा कि सी लेवल में 2 सेंटीमीटर का राइज, 2 सेंटीमीटर इज लगभग कितना, इतना 1 इंच से भी कम, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज कर रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। बट इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी देखेंगे आगे हम। एवरी सेंटीमीटर ऑफ सी लेवल राइज एक्सपोजेज अनदर 2 मिलियन पीपल टू एनुअल फ्लडिंग समवेयर ऑन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ कहा गया है कि अगर सी लेवल 1 सेंटीमीटर भी बढ़ता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भी अगर सी लेवल बढ़ता है तो इससे 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल यानी कि 20 लाख के आसपास लोग, 20 लाख के आसपास लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होते हैं एनुअल फ्लडिंग के लिए, मतलब उनमें वो कभी ना कभी साल में फ्लडिंग जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। दे आर एक्सपोज टू इट विद एवरी सेंटीमीटर राइज इन द सी लेवल। तो यहाँ पर तो 2 सेंटीमीटर राइज किया है, यानी कि 4 मिलियन लोग जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में ही होंगे या कहाँ ही होंगे, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, बट ये एक स्टडी में बात बोली गई है। अब सी लेवल बढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो सी लेवल राइज का मतलब क्या है कि जो ओशन सरफेस की एवरेज हाइट है वो बढ़ रही है। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हाइट जो है वो बढ़ रही है, और इसके 2 प्राइमरी रीजंस हैं कि वाई सी लेवल्स आर करेंटली राइजिंग। पहला रीज़न तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ आइस एंड स्नो दैट स्लोली फ्लोज ओवर द लैंड, दैट इज ग्लेशियर्स। ठीक है, और जो आइस शीट्स होती हैं, आइस शीट्स मतलब ग्लेशियर्स दैट कवर मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ये पिघल रहे हैं। तो लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग 2000 सन से अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट बिटवीन 2% एंड 39% ऑफ देयर आइस रीजनली एंड अबाउट 5% ग्लोबली। यानी कि रीजनली हम बात करें तो 2% से लेकर 39% तक ग्लेशियर्स की जो आइस है वो लॉस्ट हुई है। ठीक है, और अगर ग्लोबली बात करें तो ओवरऑल 5% के आसपास बर्फ़ खत्म हुई है, किसकी, ग्लेशियर्स की। और ये बात कब से हो रही है, सिर्फ 2000 सन से। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इट इज़ मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 25 साल में हम लोग ये बातें कर रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग 273 बिलियन टन्स ऑफ आइस ईच ईयर। ठीक है, हर साल इसकी अगर हम बात करें तो दैट इज 273 बिलियन टन्स ऑफ आइस हर साल हम खो रहे हैं। 30 टाइम्स द एनुअल वाटर कंजम्पशन ऑफ अर्थ्स एंटायर पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। यानी कि इसको अगर आप एक कंपैरिजन से समझें तो जितनी पूरी दुनिया की आबादी वाटर कंजम्पशन करती है एनुअली साल में, उसका 30 गुना है ये, जितनी बर्फ़ हम लोग पिछले 25 साल में खो चुके हैं। ठीक है, 273 बिलियन टन्स। ओवरऑल जो ग्लेशियर का मास लॉस है वो अबाउट 18% लार्जर देन द लॉस फ्रॉम द ग्रीनलैंड आइस शीट एंड मोर देन ट्वाइस दैट फ्रॉम द एंटार्क्टिक आइस शीट इन द सेम पीरियड। इसी सेम पीरियड के दौरान ये जो टोटल आइस लॉस है, ग्लेशियर का जो मास लॉस है, वो जितना मास लॉस इससे हुआ है, ग्रीनलैंड की आइस शीट से लॉस हुआ है, उसका लगभग 18% है, और जितना एंटार्क्टिक की आइस शीट से लॉस हुआ है उसका लगभग दुगना है। While the Greenland ice sheet has been melting at an average rate of about 150 बिलियन टन्स पर ईयर। ठीक है, ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है वो 150 बिलियन टन्स, ठीक है, 150 बिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से पिघल रही है, और आर्कटिक आइस शीट जो है वो लगभग 270 बिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से पिघल रही है। ये बेसिकली नासा ने एक डेटा दिया है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी वजह से ये सी लेवल बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर बताया गया है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो
पानी है, जो समुद्र का पानी है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब पानी एक्सपेंड क्यों करता है? कोई भी चीज़ आपको पता है कि जब वो गर्म होती है तो एक्सपेंड करती है। ठीक है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेज हो, तो उसी तरीके से पानी भी जो है जब वो गर्म हो रहा है तो पानी भी एक्सपेंड कर रहा है। और ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मेन रीज़न तो वही है ना, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो ओशियंस जो हैं वो ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी इंक्रीज कर रही है। और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 to half ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज। ठीक है, जितना सी लेवल बढ़ रहा है उसका लगभग 1/3 या आधा, उसके पीछे रीज़न क्या है? दिस थर्मल एक्सपेंशन। बाकी तो फिर वही वाला है जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, अब इन राइज को अगर हम नंबर में समझें तो ग्लोबल सी लेवल जो है वो लगभग 1880 से कंपेयर किया गया है, तब से अभी तक लगभग 21 से 25 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ गए। और ये डेटा, मतलब ये समय इसलिए लिया गया क्योंकि तब से पहली बार जो है वो रिकॉर्ड रखने शुरू हुए हैं। ये यूएस एजेंसी जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये डेटा दिया है। हाउएवर रिसेंट ईयर्स में ये जो राइज है, जो सी लेवल का राइज हो रहा है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है। ठीक है, इट हैज़ मोर देन डबल्ड फ्रॉम 0.818 सेंटीमीटर पर ईयर इन 1993 टू द करंट रेट ऑफ 0.42 सेंटीमीटर पर ईयर। यानी कि 1993 में जहां हर साल जो सी लेवल का राइज है वो 0.18 सेंटीमीटर बढ़ता था, अभी इसका जो रेट है वो 0.42 सेंटीमीटर पर ईयर चल रहा है, यानी कि ये दुगने से भी तेज़ हो गया है। एंड ग्लोबल सी लेवल्स हैव रिजन बाय मोर देन 10 सेंटीमीटर बिटवीन 1993 एंड 2024। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले लगभग 24 यहाँ और 7 यहाँ, मतलब 30-31 सालों में जो सी लेवल है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसा नासा ने ये डेटा दिया है। और ये एक ऐसा रेट है विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड ओवर द पास्ट 2500 प्लस ईयर्स। यानी कि पिछले 2500 सालों में इस रफ्तार से कभी भी, इस रेट से जो है, इस गति से कभी भी सी लेवल टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, कि 30 सालों में ही लगभग 10 सेंटीमीटर सी लेवल राइज कर चुका है। ठीक है, जो सी लेवल का राइज है, और अच्छा पहली बात तो हाँ, सी लेवल का जो राइज है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। जैसे कि सदर्न जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर सी लेवल का राइज हो रहा है लगभग 2.5 mm पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, जो ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऐसा एक 2022 की WMO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसने ये बात बोली है। ठीक है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन द रेट इज़ बिटवीन 0 एंड 2.5 mm पर ईयर। तो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में इस रेट से बढ़ रहा है जो सी लेवल राइज कर रहा है, और बाकी रीजन्स में ये 0 से लेकर 2.5 mm पर ईयर के बीच में है। अब जो अनइवन राइज है वो क्यों हो रहा है, कि कहीं पर कम राइज हो रहा है, कहीं पर कम ज़्यादा राइज हो रहा है? इसके पीछे जो रीज़न मौजूद है वो है रीजनल पैटर्न्स ऑफ सी लेवल चेंज आर डोमिनेटेड बाय लोकल चेंजेस इन ओशियन हीट कंटेंट एंड सैलिनिटी। ठीक है, कि कहीं पर ओशन का हीट कंटेंट ज़्यादा है, कहीं पर उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, कम है, उसकी वजह से ये लोकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, अब अमंग द इंडियन सिटीज़ मुंबई इज़ द वर्स्ट इम्पैक्टेड। सबसे ज़्यादा जिस शहर के ऊपर, जिस भारतीय शहर के ऊपर असर पड़ा है दैट इज़ मुंबई। ठीक है, 1987 से लेकर 2021 के बीच में यहाँ पर लगभग 4.44 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज हुआ है। ये एक बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, उसने ये रिपोर्ट बताई है। और द फॉर कंटेक्स्ट द आइलैंड सिटी हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अराउंड 10 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, इस शहर का जो ये है, समुद्र सतह से जो एवरेज एलिवेशन है वो 10 मीटर का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के हल्दिया का ने सी लेवल राइज एक्सपीरियंस किया है 2.73 सेंटीमीटर का। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ने 2.381 सेंटीमीटर का, और केरला के कोची ने 2.213 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुंबई 4.44 सेंटीमीटर पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 30-35 सालों में आसपास लगभग, है ना। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? देखो, तो सी लेवल जो बढ़ता है उससे ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम्स दोनों ही काफ़ी सीवियरली इम्पैक्टेड होते हैं। इट लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस कोस्टल फ्लडिंग। ठीक है, जो कोस्टल फ्लडिंग है, जो मतलब कोस्ट में जो फ्लड आती है, बाढ़ आती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है।
और इसकी वजह से जो कोस्टल इरोजन है वो तेज़ हो जाता है एंड अल्टीमेटली डिस्प्लेसेस पॉपुलेशन। और अल्टीमेटली ये उन एरियाज़ में, उन इलाकों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है कोस्ट के नज़दीक, उनको डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि 1990 से लेकर 2016 के बीच में वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है वहाँ पर लगभग 99 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। ऐसी है यहाँ पर 2018 की एक रिपोर्ट थी बाय नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, उसने ये बताया है। और सी लेवल राइज इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस, यानी कि ये जो ज़मीन गायब हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सी लेवल राइज, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि 29% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्ड विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ द शोर इन 2018 वाइल 15% लिव्ड नियरली 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, 50 किलोमीटर के दायरे में 29% आबादी रहती है पूरी दुनिया की, और 15% आबादी ऐसी है जो पानी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रहती है। तो अगर सी लेवल बढ़ेगा तो इन लोगों के लिए खतरा है ना। सी लेवल राइज अलोन, सी लेवल राइज ऑल्सो रिजल्ट्स इन मोर इंटेंस स्टॉर्म सर्जेस। तो स्टॉर्म सर्जेस जो है, स्टॉर्म सर्जेस मतलब जो तूफान वगैरह आता है वो और तेज़ हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं उस दौरान ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन पर आएगा इनलैंड। इससे कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस, इनके ऊपर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये सॉइल और फ्रेश वाटर की सप्लाईज के ऊपर भी असर डालेंगे, उनको भी कंटेमिनेट कर देंगे, है ना। एंड द राइज इज़ नॉट लाइकली टू स्टॉप इफ़ द वर्ल्ड फेल्स टू कर्व द एमिशन ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज। और ये जो राइज हो रहा है, ये जो सी लेवल का राइज हो रहा है, ये तब तक नहीं रुकेगा, ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, जो हीट ट्रैप करने वाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशंस को कम नहीं कर देते। ठीक है, करंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स दैट वी आर ऑन अ ट्रैक टू ऐड अनदर 20 सेंटीमीटर ऑफ ग्लोबल मीन सी लेवल बाय 2050। यानी कि जिस रेट में हम लोग बढ़ रहे हैं उस रेट में इट इज़ श्योर कि 2050 तक हम 20 सेंटीमीटर और सी लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, तो डबलिंग द अमाउंट ऑफ चेंज इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स कंपेयर टू प्रीवियस 100 ईयर्स। प्रीवियस 100 ईयर्स के कंपैरिजन में जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो अगले 3 दशकों में ही दुगना हो जाएगा। एंड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड अक्रॉस द वर्ल्ड। और पूरे दुनिया में जो फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं, जो इम्पैक्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये एक कंसर्न वाली बात है ना। और इन्होंने यहाँ पर जो 1993 से लेकर 2008 के एवरेज लिया है उसके कंपैरिजन में इन्होंने बताया है कि 1880 में ग्लोबल सी लेवल जो है वो लगभग इस एवरेज से 18-20 सेंटीमीटर नीचे था, और अभी की अगर हम बात करें 2020 में तो ग्लोबल सी लेवल जो है वो इस एवरेज से लगभग 7 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो ग्लोबल सी लेवल का ऊपर जाना इज़ नॉट गुड। और 1880 से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम 25 सेंटीमीटर ऊपर आए हैं, और पिछले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम लगभग पिछले 30 सालों में 1993 से 2004 के बीच में ही 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा सी लेवल राइज हो चुका है। 10 सेंटीमीटर, समझ सकते हैं, इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, क्लियर है आर्टिकल। चलो इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं। ये वाला आर्टिकल 7 फरवरी का है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं, 7 फरवरी को ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, बट मैंने आपसे कहा था कि हम, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा न्यूज़पेपर में आर्टिकल ज़्यादा थे तो मैंने कहा था बाद में कवर करेंगे, बट बीच में ऐसा टाइम नहीं हुआ, तो आज मैं इस आर्टिकल को ले रहा हूँ। ईजी आर्टिकल है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या कह रहा है, इंडियाज़ रिपोजिशनिंग ऑन क्लाइमेट। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि पिछले 1 साल में या लगभग ऐसे ही समय में इंडिया ने ये इशारा किया है, अ सटल बट इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इन द वे इट व्यूज़ द क्लाइमेट क्राइसिस एंड हाउ इट वांट्स टू डील विद इट। ठीक है, इंडिया ने अपने जो व्यूज़ हैं क्लाइमेट की समस्या को लेकर उसमें एक शिफ्ट की तरफ इशारा किया है, और कैसे वो उस संकट या उस समस्या से निपटना चाहता है उसको लेकर भी। तो द कंट्री हैज़ क्वेश्चनड द एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम टू अचीव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर गोल एंड आर्ग्यूड दैट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इटसेल्फ एडेप्टेशन मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर रिड्यूसिंग एमिशंस। तो यहाँ पर ये सवाल उठाए गए हैं कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम है, ठीक है, वो इस बात को लेकर प्रीऑक्यूपाइड है कि एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर गोल को अचीव करना है,
और यहाँ पर इंडिया ने यह आर्ग्यू किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया उसको एमिशन रिड्यूस करने से ज़्यादा एडेप्टेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, इंडिया ने इस बात के ऊपर भी एम्फसाइज दिया है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सबसे बढ़िया डिफेंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज क्या है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए restrictions that constrain economic growth such as curbs on the use of coal to generate electricity are unacceptable। इसलिए इंडिया ने ये कहा है कि ऐसे restrictions जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रुकता हो, लाइक कि कोल का इस्तेमाल नहीं करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो इस तरीके की जो कर्ब्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हालांकि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो नए नहीं है, लेकिन इनको अब काफ़ी एम्फेटिकली यानी कि काफ़ी ज़ोर देकर और काफ़ी क्लैरिटी के साथ कहा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। दिस इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू क्रिएट अ स्पेस फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस ऑन क्लाइमेट एक्शंस। तो ये बेसिकली एक ऐसा इंडिकेशन है कि इंडिया जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है कि वो अपने जो क्लाइमेट एक्शंस हैं उसको लेकर, जो उसके ऑप्शंस हैं कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको लेकर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। It also provides the intellectual framework for the choices the country wants to make in this regard। ठीक है, और ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या कर सकते हैं, हमारी चॉइसेस के लिए भी एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्लो प्रोग्रेस ऑन मिटिगेशन, द शिफ्ट इन इंडियाज एम्फोसिस सीम्स टू बी प्रॉम्प्टेड बाय अ रीअसेसमेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। ठीक है, इंडिया ने जिस चीज़ के ऊपर जोर देना, अब मतलब जो जोर देना शुरू किया है और जो उसमें शिफ्ट लाया है वो बेसिकली इस वजह से लग रहा है क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको रीअसेस किया गया है ना। हमें ये पता है कि दुनिया जो है वो अपने 2030 या 2035 के जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के कहीं भी नज़दीक नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। ग्लोबल एमिशंस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए देयर इज़ वेरी लिटिल इंसेंटिव फॉर अ डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर मिटिगेशन एफर्ट्स। तो इसलिए ये मतलब जब बड़े देश या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जब वो इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर ये इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज को मिटिगेशन एफर्ट्स में लगाएं। ठीक है, मिटिगेशन के एफर्ट्स आपको या मिटिगेशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो तभी मिलते हैं जब पूरी दुनिया एज अ होल एमिशन रिड्यूस करने के लिए कोशिश करे, प्रयास करे। ठीक है, और ये जो बेनिफिट्स हैं वो इमीडिएटली भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितना ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है उसके हिसाब से नहीं होता, बट उनका जो ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है ओवर द टाइम उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो वो उससे इमीडिएट और लोकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, हम जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है अपनी रेजिलियंस डेवलप करें। ठीक है, तो वो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट रेजिलियंस इज ऑफन अ फैक्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। रेजिलियंस जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी का भी फैक्टर है। इसीलिए इंडिया ने यह आर्ग्यू किया है कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस, कि अगर आपको क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपना डेवलपमेंट करें। जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी ये कहा गया कि इंडिया मस्ट फर्स्ट स्ट्राइव टू अटेन डेवलप्ड कंट्री पैरामीटर्स बाय 2047 यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड देन ओनली फोकस ऑन अचीविंग द नेट जीरो गोल बाय 2070। तो उसमें भी ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में भी कि इंडिया को पहले इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि 2047 तक जो डेवलप्ड कंट्री के पैरामीटर्स हैं पहले उनको अटेन कर लिया जाए, पहले वहाँ तक पहुँच लिया जाए, है ना। एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश बन जाया जाए 2047 तक। उसके बाद फिर फोकस किया जाए ये जो नेट जीरो गोल है 2070 का उसको अचीव करने के लिए। दिस इज सिग्निफिकेंट एज इट कैन लिबरेट इंडिया फ्रॉम द डिलेमा ऑफ कैरिंग आउट एक्सेसिव डीकार्बोनाइजेशन वाइल परस्यूइंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत जो इस तरीके के कन्फ्यूजन या डिलेमा में है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को परस्यू करने के दौरान एग्रेसिव डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो नेट जीरो का टारगेट है उसको भी साथ साथ पूरा करते रहें, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें,
एक बार आप उस लेवल पर पहुंच जाएं उसके बाद फिर आप ये डिकार्बोनाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पर ये रिकमेंड किया है कि दैट इंडिया फॉलो द चाइनीज एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये मतलब ये कह रहे हैं कि जैसा चाइना ने किया आप वैसा ही फॉलो करें। देखो चाइना ने क्या किया, चाइना हैज़ अनरिजर्वडली प्रायोरिटाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट बॉदरिंग अबाउट इट्स एमिशन विच हैव बीन ग्रोन 4 times फ्रॉम द मिड 1990s। ठीक है, चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके ऊपर भी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। ठीक है, एमिशन की परवाह किए बिना, और उसके एमिशन जो है वो 1990s के लेवल से 4 गुना बढ़ चुके हैं, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करते रहा। और यही वो समय था 1990s का जब इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम्स जो है वो इस्टेब्लिश हुई। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हुआ क्या, एक तो चाइना में प्रॉस्पेरिटी आई, और साथ ही साथ चाइना ऐसी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर पाया कि अब वो जब चाहे किसी भी दुनिया के और देश के मुकाबले वो तेज़ी से डिकार्बोनाइज कर सकता है। ठीक है, अब आज की डेट में आपको पता है कि चाइना में जो रिन्यूएबल एनर्जी का डिप्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज और जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसका सबसे बड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ठीक है, उसकी एमिशन जो है वो हालांकि अभी भी पीक नहीं करे हैं, लेकिन एक बार वो पीक करते हैं तो पॉसिबली जो अगले 1-2 सालों में हो सकता है। और उसके बाद अगर चाइना डिसाइड करता है कि अपने एमिशंस को कम करना है तो वो क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बहुत तेज़ी से, या जितना और देश आ सकते हैं उससे तेज़ी से वो आ सकता है, क्योंकि अब उसके पास वो सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन ऑन बैक बर्नर। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो इंडिया की पोजीशन है, जो इंडिया ने अपनी पोजीशन को रिकैलिब्रेट किया है, वो ऐसे समय पर हुआ है व्हेन द इंटरनेशनल अटेंशन ऑन क्लाइमेट एक्शन हैज टेपर्ड ऑफ अ बिट, कि जिस समय जो अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो गई है। ठीक है, 2023-24 में हालांकि बैक टू बैक टेम्परेचर ने अपने रिकॉर्ड सेट किए हैं, लेकिन उससे भी कोई दुनिया का बहुत ज़्यादा फोकस इस तरफ नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेजर इवेंट जैसे कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या टेक्नोलॉजी वॉर्स चल रही हैं, इनकी वजह से हुआ क्या है कि दुनिया का जो ध्यान है वो क्लाइमेट क्राइसिस से थोड़ा सा फोकस हट गया है। और साथ ही साथ देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती जा रही है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी हमने COP29 की बात की थी, नवंबर के महीने में ये हुई थी, है ना। COP29 कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ, अजरबैजान के बाकू में। तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल पैकेज को लेकर एग्री किया गया है, ठीक है, उससे बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ट्रस्ट है इस इंटरनेशनल प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ मांग कर रही थी $1 ट्रिलियन की हर साल, और इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम $300 बिलियन दे सकते हैं, ऑन दैट टू फ्रॉम 2035, आज से नहीं 2035 से हम देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है ना। वो बात हमने की है। एंड दे डू नॉट सी देयर कंसर्न्स बीइंग एड्रेस्ड एडिक्वेटली। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लगता है कि इस तरीके के जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम्स हैं, वहाँ पर उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है सही से। डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एमिशन रिडक्शंस। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ ने अपने जो एमिशन रिडक्शन करने को उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर वो उन्होंने फुलफिल नहीं करी हैं, और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को भी मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैसा वगैरह भी नहीं दे रहे हैं। अब यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली जैसे ही अपना पद संभाला उसके बाद तुरंत क्या कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे अ सर्टेन इनएविटेबिलिटी टू द क्लाइमेट क्राइसिस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो इससे ये चीज़ साफ पता लगती है कि जो ये क्लाइमेट क्राइसिस है, जो क्लाइमेट का संकट है, वो बहुत जल्द क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो फॉर इंडिया दिस मीन्स लेस प्रेशर ऑन इशूज सच एज कोल फेज डाउन। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के ऊपर जो कहा जाता था कि आपको कोल फेज डाउन करना है, कोल का इस्तेमाल कम करना है, तो वो इंडिया के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब ऐसा देश जिसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जब उसने अपनी एनर्जी चॉइसेस इस तरीके से करी हैं कि उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर या क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इंडिया को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि वो इस तरीके के ऑप्शंस अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में ले रहा है कि हम कोयले का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। ठीक है, हमारे पास तो और ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज भी नहीं है उस लेवल पर। अमेरिका जैसे देश के पास, जिसके पास संसाधन हैं, वो फिर भी कह रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, है ना।
डोनाल्ड ट्रम्प का वही फेमस डायलॉग, ड्रिल बेबी ड्रिल, है ना। तो जब ये कम करने को तैयार नहीं है तो इंडिया के ऊपर फिर ये सवाल क्यों उठेगा? अगर इंडिया ज़्यादा कोल का इस्तेमाल करके अपनी जो एनर्जी नीड्स है उनको पूरा करता है तो फिर इंडिया के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, है ना। इसके बाद आगे लिखा है कि हाउएवर ऑल दिस डज नॉट मीन अबेंडनिंग डीकार्बोनाइजेशन ऑल टुगेदर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से छोड़ दें। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टिल हैव टू हैपन ऑन लो कार्बन पाथवेज। हमें अपना अभी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है वो लो कार्बन पाथवेज पर करना है। अदरवाइज होगा क्या कि देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट इन द रेस टू अडॉप्ट क्लीन एनर्जी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो क्लीन एनर्जी और उससे जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करने की रेस से बाहर हो जाएंगे। द परस्यूट ऑफ डेवलप्ड कंट्री पैरामीटर्स कैन नॉट बी डीलिंक्ड फ्रॉम द क्लाइमेट एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, कि जो हम डेवलप्ड कंट्री के पैरामीटर्स को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं, उसको हम क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन से डीलिंक नहीं कर सकते। मतलब हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन द टू वुड रीइंफोर्स ईच अदर एंड हैव टू हैपन साइमल्टेनियसली। दोनों को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन ये है कि हम कौन सी चीज़ कितनी कम करें कितनी नहीं करें वो हमारा फैसला है। कोई देश हमें दुनिया का ये नहीं कह सकता कि हमें इतना कम करना है, भाई तुम ही नहीं कर रहे हो हमसे क्या बोल रहे हो, है ना, ये बात है। करेंटली इंडिया ओनली सीम्स टू बी असर्टिंग that the choice of low carbon development and the pace of energy transition should be decided by itself and not dictated by others। वही मैंने कहा कि जो लो कार्बन डेवलपमेंट है और जो उसका एनर्जी ट्रांजिशन का पेस है वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, उसको कोई और उसके ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकता। वाइल दैट इज फेयर एंड रीजनेबल आस्क, इट इज मोर ऑन इंडिया देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेक दिस हैपन। फॉर एग्जाम्पल, इफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी आर नॉट स्केल्ड अप सिग्निफिकेंटली, इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सप्लाई चेन्स। यानी कि अब ये चीज़ें इंडिया के हाथ में ही है कि ये कि अगर मान लीजिए क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, अगर उनको आप सिग्निफिकेंटली बढ़ाते नहीं हैं तो होगा क्या कि इंडिया जो है वो फॉरेन सप्लाई चेन्स के ऊपर ही निर्भर रहेगा। द कंट्री वुड ऑल्सो नॉट बी इन अ पोजिशन टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, और हम एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर इंडिपेंडेंट चॉइसेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पॉलिसी पुश है टू डेवलप इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट इज एसएमआर, ये क्रिटिकल है। इंडिया हैज़ रादर बीन स्लो इन रैम्पिंग अप इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटीज़। इसको लेकर हम लोगों ने अभी हाल ही में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि क्यों इंडिया अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटीज़ को नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, इंडिया यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई है जो बहुत पहले हुई थी 2007-8 में, और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उसको एक स्पेशल वेवर दिया गया है, उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर सेक्टर का रैपिड एक्सपेंशन होना चाहिए था। ठीक है, बट हुआ नहीं। लेकिन अब एसएमआर जो है वो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी जो है वो देता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक पार्ट है। अगर हम अपना जो 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट है 2047 तक, 2047 तक, अगर उसको पूरा कर भी लेते हैं तो इट वुड फॉर्म लेस देन 10% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लेकिन फिर भी ये इंडिया का जितना टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसका 10% से कम होगा। तो जो बाकी फॉर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी हैं लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोजन, दे नीड टू बी परस्यूड एग्रेसिवली ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो इनको भी अगले 2 दशकों में काफ़ी एग्रेसिवली परस्यू करना होगा ताकि हम अपने जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी सक्सीड कर सकें। तो मेन बात ये नहीं है कि हम अमेरिका की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, हम जैसा चाह रहे हैं हम अपने हिसाब से अपने देश की स्थिति और अपने देश में जो संसाधन है उसके हिसाब से अपने लोगों की परवाह करने के साथ साथ हम अपने हिसाब से अपने टाइमलाइन पर चलेंगे। ठीक है, तुम हमसे ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें इतने समय तक या इतने ईयर तक कोल ख़त्म कर देना है, कोल को फेज डाउन कर देना है, फेज आउट कर देना है, ये नहीं कह सकते। क्योंकि जब अमेरिका जैसा देश जिसके पास सारे संसाधन हैं, है ना, सारे रिसोर्सेज हैं, जब वो करने को तैयार नहीं है, जब वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हाउ कैन इंडिया बी एक्सपेक्टेड टू फेज डाउन और फेज आउट द यूज़ ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, या फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। और वहीं चाइना का भी इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे चाइना ने इस बात के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया कि उसके एमिशंस बढ़ रहे हैं, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि अपने को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना,
अपने को एज आ एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री डेवलप करना, तो वो उसने कर दिखाया है। और उसके वजह से 1990 से अभी तक उसके जो एमिशंस हैं वो 4 गुना बढ़ गए। लेकिन अब आज उसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ और इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं कि जब भी वो चाहे डीकार्बोनाइज करना, तो वो दुनिया की किसी भी और देश के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से कर सकता है, क्योंकि आज उसके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये हमने कई बार देखा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादातर उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही है, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा। ठीक है, चाहे आप सोलर की बात कर लें, चाहे आप विंड की बात कर लें, चाहे आप न्यूक्लियर की बात कर लें, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजीज़ चाइना में ही डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इंडिया को भी एक ऐसा ही रास्ता चुनना होगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप डीकार्बोनाइजेशन के रास्ते को छोड़ दें। आप अपने जो आपका परस्यूट है कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ के पैरामीटर्स अचीव करने हैं 2047 तक, वो ठीक है, बट थोड़ा सा डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर भी ध्यान रखें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आप बाद में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं होती हैं तो फिर आपको और देशों के ऊपर निर्भर होना होगा। जैसे चाइना ने किया ना, आपको भी वैसा ही करना होगा कि साथ साथ आप इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान रखें, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस रखें, सो दैट कि आप आने वाले समय में इस सेक्टर में या इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस बन सके। क्लियर है बात? चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस कर रहे थे, इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके की मतलब प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं 2025 का, तो इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिसमें आपको सी सेट, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ तीनों के टेस्ट मिल जाते हैं। ओनली जनरल स्टडीज़ और सी सेट का भी ले सकते हैं, सिर्फ जनरल स्टडीज़ का भी है, ओनली करंट अफेयर्स, ओनली सी सेट। इनमें से जिस भी टेस्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल करें, हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको ये मिल जाएंगे। और सी सेट का जो हमारा बैच है 28 फरवरी उसकी लास्ट डेट है एनरोल करने की। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें तो 28 फरवरी तक एनरोल कर सकते हैं। ओनली 999 में ये आपको बैच मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन 28 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप एनरोल कर लें। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हम आपको ऐप प्रोवाइड कराएंगे। और ऐप का बेनिफिट यह है कि अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।